AC थ्रू RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया है, इसमें हमने रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ पैरेलल वे में जोड़ दिया है। और सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R, इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड AC सोर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दिस सर्किट इज कॉल्ड AC थ्रू RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो ये स्टूडेंट हमने बिल्कुल उसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसका सर्किट ड्रा किया और उसको फिर हमने डिफाइन कर दिया। इसमें भी हमने बिल्कुल वही काम किया है, स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये कंपोनेंट सर्किट के लगाए हैं सीरीज़ में और फिर हमने उसे डिफाइन कर दिया। तो ये देखें, ये पहला स्टेप दोनों का कवर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या, बिल्कुल वही लाइनें आएंगी। इसमें सिर्फ सीरीज़ है, इसमें सीरीज़ की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ पैरेलल आ जाएगा बस। और सर्किट इसमें पैरेलल वाला ये होगा और इसमें सीरीज़ वाला ये होगा। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस स्टूडेंट क्या होता है ये पहले समझें आप लोग। इम्पीडेंस कहते हैं जो इसमें पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा और करंट को जो अपोजिशन का, रुकावट का सामना करना पड़ेगा, पूरे सर्किट में जितनी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, ये कहलाती है इम्पीडेंस। यानी ये इसमें जो अपोजिशन होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इंडक्टर में जो अपोजिशन होती है, रुकावट होती है करंट में, उसे स्टूडेंट कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटर में जो होती है उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसकी कंबाइन डिफाइन हम कैसे करेंगे इम्पीडेंस को? द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, यानी इसकी रिएक्टेंस और इसकी रिएक्टेंस। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर की, इंडक्टिव यानी इंडक्टर की, कॉल्ड इम्पीडेंस। बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें भी हम डिफाइन करेंगे। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये बच्चों हमने इम्पीडेंस को डिफाइन कर लिया। उसके बाद इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। इम्पीडेंस डायग्राम यानी इसमें जो रिएक्टेंस होती है उसे हम XL से शो करते हैं, इसमें जो रिएक्टेंस होती है उसे हम XC से शो करते हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम R से शो करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास होती है X एक्सिस। X एक्सिस पर हम ड्रा करते हैं रेजिस्टेंस को, और पॉजिटिव Y एक्सिस में हम ड्रा करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को, और नेगेटिव Y एक्सिस में हम ड्रा करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस डायग्राम बन गई। अब इम्पीडेंस डायग्राम का रिजल्टेंट जो होता है वो इम्पीडेंस होती है। इम्पीडेंस डायग्राम है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे, उसे हम कहेंगे इम्पीडेंस। ये देखें, ये इम्पीडेंस को Z से स्टूडेंट शो करते हैं, और ये देखें X एक्सिस यानी R का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव Y एक्सिस में और नेगेटिव Y एक्सिस में, इनका नेट हमने ले लेना है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगी इम्पीडेंस। बिल्कुल सेम इसी तरह जो प्रोसेस वहाँ पर है, इम्पीडेंस बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें होता है। तो ये स्टूडेंट हम इम्पीडेंस यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट, जो दूसरा स्टेप हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हमारा थर्ड स्टेप, वो हम करने जा रहे हैं। तो वो बच्चों हमारे पास है एट लो फ्रीक्वेंसी
एट हाई फ्रीक्वेंसी हमने देखना है। एट लो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट जब हम इसकी बात करते हैं तो एट लो फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी डोमिनेट कर जाता है एक्स एल पर। देखें स्टूडेंट, मैं समझाता हूँ आपको। एक्स सी का यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/ओमेगा सी, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी, यूँ लिख सकते हैं। और एक्स एल जो होता है हमारे पास ओमेगा एल के बराबर होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। तो अब लो फ्रीक्वेंसी है यानी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, हम लो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर, तो ये देखें अगर मैं नीचे फ्रीक्वेंसी की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। 1/0 ये हमारे पास बराबर हो जाता है इन्फिनिटी को, और यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करूँगा तो एक्स एल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। लिहाजा एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और एक्स एल की वैल्यू बहुत कम होती है यानी ज़ीरो होती है। कहाँ पर? लो फ्रीक्वेंसी पर। तो फिर इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो डोमिनेट कौन करेगा फिर? एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। एट लो फ्रीक्वेंसी एक्स सी डोमिनेट करती है ऑन एक्स एल। अब स्टूडेंट इस सर्किट में देखें, एक्स सी जो है इसकी वैल्यू कितनी बन गई? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे चला गया और ये ज़ीरो है। अब जब करंट आएगा तो एक्स सी जो है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तो बहुत ज़्यादा है। एक्स सी इसमें रुकावट होती है, जो अपोजिशन होती है। अब करंट ये इसमें से गुजर तो नहीं पाएगा क्योंकि एक्स सी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। ये सीरीज़ में है, अगर सीरीज़ में ना होता तो फिर तो करंट गुजर सकता था, लेकिन ये सीरीज़ में है, एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए सर्किट जो है वो रेजिस्टिव होगा, सर्किट में से करंट पास नहीं करेगा, तो बहुत कम करंट पास होगा। एट लो फ्रीक्वेंसी एक्स सी डोमिनेट कर जाता है ऑन एक्स एल एंड सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव। सर्किट रेजिस्टिव होता है क्योंकि एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, करंट का पाथ तो एक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से सर्किट में से करंट नहीं गुजर सकता। तो सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव ड्यू टू दिस मिनिमम करंट पासिस थ्रू द सर्किट। यही वजह है कि बहुत कम करंट पास होता है, क्योंकि हम मिनिमम करंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ज़ीरो करंट नहीं कहेंगे क्योंकि कनेक्शन तो लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखें, एट लो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा? एट लो फ्रीक्वेंसी एक्स सी डोमिनेट कर जाएगा एक्स एल पर। बिल्कुल वही बात, एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एक्स एल की वैल्यू बहुत कम होगी। ये देखें, एक्स सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्स एल की वैल्यू बहुत कम है यानी ज़ीरो है। अब करंट जब यहाँ से आएगा तो इसमें इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा, इसमें से तो नहीं गुजर सकता, लेकिन इसमें से गुजर जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, ज़ीरो है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करंट पास होगा। सर्किट क्या होगा? नॉन रेजिस्टिव होगा क्योंकि पैरेलल है इसलिए। तो ये देखें, एट लो फ्रीक्वेंसी एक्स सी डोमिनेट एक्स एल एंड सर्किट बिहेव एज अ नॉन रेजिस्टिव ड्यू टू दिस मैक्सिमम करंट पास थ्रू द सर्किट। मैक्सिमम करंट पास होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी यहाँ पर जो रुकावट है वो ज़ीरो है, तो इसलिए इसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा। अब स्टूडेंट हम चले जाते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका उल्ट हो जाता है, एक्स एल जो है स्टूडेंट वो अब डोमिनेट करेगा एक्स सी पर। ये देखें, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल जो है हमारे पास वो 2 पाई एफ एल के बराबर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो एक्स एल की वैल्यू यानी हाई फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी पर जो फ्रीक्वेंसी, या हम इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं बस, तो एक्स एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी और एक्स सी की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर जब वैल्यू बहुत ज़्यादा पुट करेंगे तो ये आंसर ज़ीरो को अप्रोच करेगा।
यानी एक्स एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, एक्स सी की वैल्यू बहुत कम आएगी एट हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो अब स्टूडेंट देखें इधर ज़रा, एट हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास एक्स एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्स सी की वैल्यू बहुत कम है, लिहाजा एक्स एल डोमिनेट कर जाएगा एक्स सी पर एंड सर्किट बिहेव एज आ रेजिस्टिव, क्योंकि सीरीज़ में है। अब देखें एक्स एल जो है डोमिनेट करता है एक्स सी पर हाई फ्रिक्वेंसी पर। अब इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू बेशक ज़ीरो भी हो, तो सर्किट में करंट का पाथ तो एक ही है ना, इसका मतलब अब भी सर्किट में से ज़्यादा करंट नहीं गुजरेगा, सर्किट नॉन रेजिस्टिव ही होगा, रेजिस्टिव ही होगा। तो क्योंकि सीरीज़ में है इसलिए हम इसे रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, अब एट हाई फ्रिक्वेंसी एक्स एल डोमिनेट ऑन एक्स सी एंड सर्किट बिहेव एज आ रेजिस्टिव ड्यू टू दिस मिनिमम करंट पासिस थ्रू द सर्किट। अब स्टूडेंट इधर आ जाएं, एट हाई फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल डोमिनेट एक्स सी। ये देखें एक्स एल जो है डोमिनेट कर जाएगा एक्स सी पर, यानी एक्स एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और एक्स सी की वैल्यू बहुत कम होगी, लिहाजा ज़ीरो होगी एक्स सी की वैल्यू। तो एक्स सी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो ये देखें ये करंट सारा का सारा इसमें से पास होगा, तो अब भी मैक्सिमम करंट पास होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ही नहीं, बहुत ज़ीरो के बराबर है। तो ये देखें स्टूडेंट, एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल डोमिनेट एक्स सी एंड सर्किट बिहेव एज अ नॉन रेजिस्टिव, क्योंकि नॉन रेजिस्टिव इसलिए है क्योंकि पैरेलल में है। ड्यू टू दिस मैक्सिमम करंट पासिस थ्रू द सर्किट, मैक्सिमम करंट पास होगा। अब स्टूडेंट हम फोर्थ स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं कि एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है। एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर स्टूडेंट ये होता है कि एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर। अब स्टूडेंट ये देखें कि अब ये पहले ये इन्फिनाइट रिएक्टेंस शो करता था तो ये ज़ीरो, ये इन्फिनाइट शो करता था तो ये ज़ीरो। अब ये भी कुछ कम है, ये भी कुछ कम है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए, इन्फिनाइट पर कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब इसकी भी कोई वैल्यू है, इस ज़ीरो पर भी कोई नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट अपोजिशन कोई भी नहीं दे रहा। इसका मतलब अब इसमें से करंट पहले मिनिमम जो था अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजरेगा इसमें से। देखें बिल्कुल यही लिखा गया है, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक्स एल बिकम इक्वल टू एक्स सी एंड सर्किट बिहेव एज अ नॉन रेजिस्टिव। अब सर्किट नॉन रेजिस्टिव होगा क्योंकि अब कोई भी इन्फिनिटी पे नहीं है और ना ही ज़ीरो पर है। अगर एक इन्फिनिटी पे चला जाए दूसरा ज़ीरो पर हो फिर तो कोई काम नहीं बनता ना, क्योंकि सर्किट तो सीरीज़ में है, किसी को भी इन्फिनाइट पर नहीं होना चाहिए और इसमें ऐसे है कि कोई भी इन्फिनिटी पे नहीं है, इसलिए अब कुछ ना कुछ करंट पास होगा, सर्किट नॉन रेजिस्टिव हम कहेंगे और मैक्सिमम करंट पास थ्रू द सर्किट होगा। और अब स्टूडेंट हम इधर आ जाते हैं, इसमें क्या होगा, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा सर्किट, इसमें सर्किट बिहेव करेगा रेजिस्टिव, क्योंकि ये देखें पहले अगर ये इन्फिनिटी पे होता था ये ज़ीरो पे, ये अगर ज़ीरो पे है तो ये इन्फिनिटी पे, कोई एक इसमें से या इसमें से कोई एक ज़ीरो पर होता था, लिहाजा मैक्सिमम करंट पास होता था। अब ये भी ज़ीरो पर नहीं है, ये भी नहीं है, इन्फिनिटी पे भी कोई नहीं है और ज़ीरो पे भी कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब ज़ीरो पर कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब मैक्सिमम करंट पास नहीं होना इसमें से, तो सर्किट नॉन रेजिस्टिव होगा। और सर्किट क्या होगा स्टूडेंट, इसमें ये हम पढ़ रहे थे, सर्किट रेजिस्टिव होगा। ये एक मिनट, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा एंड सर्किट बिहेव एज आ रेजिस्टिव ड्यू टू दिस मिनिमम करंट पासिस थ्रू द सर्किट। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है का फार्मूला है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है और ये हमारे पास है रेजोनेंस डायग्राम मैंने बनाई है। तो इस सिमत में ये एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट
हमने लिया है फ्रीक्वेंसी को, वाई एक्सिस पर हमने करंट को लिया है। अब ये देखें, ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये फिर इंटरमीडिएट दरमियानी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। अब पीछे मैंने आपको बताया है कि लो फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम पास होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम पास होता है, ये देखें, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम पास होता है। तो ये 3 डॉट लगेंगे, एक लो पर करंट कम पास होता है, हाई पर भी कम पास होता है, इंटरमीडिएट पर ज़्यादा पास होता है करंट। तो ये देखें, ये जब मिलाएंगे तो ये डायग्राम बनेगी, ग्राफिक डायग्राम। अब स्टूडेंट इधर आ जाएं, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि लो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस यानी, और हाई फ्रीक्वेंसी, और इस सिमत में हमने करंट का वाई एक्सिस पे ले लिया है। अब ये देख लें, ये ऊपर स्टेट में जितनी मैंने तीनों पढ़ाई हैं उन्हीं को देखेंगे आप। तो लो फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा करंट पास होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा करंट पास होता है, ये देखें मैक्सिमम करंट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट जो है मिनिमम पास होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर। तो ये तीनों डॉट को मिलाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर होते हैं, और मैंने स्टूडेंट कोशिश की है आज, असल में मेरे पास ज़्यादा सेटअप अच्छा नहीं था, तो इसलिए ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो खैर, आप लोगों का कल टेस्ट है, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही ये बना दिया है। तो स्टूडेंट, आप इससे उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।